सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने आपको फिल्ट्रेशन पढ़ाया था, एकदम लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने बताया था अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल ईथर, क्या करते हैं 4% सॉल्यूशन तैयार करते हैं नाइट्रो सॉल्यूशन को, और उसको अल्कोहल या ईथर में डिसॉल्व कर देते हैं, और उसको फिर हम और उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, या तो फिल्टर पेपर को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता है। तो वो लास्ट क्लास का रह गया था, तो जस्ट आज मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो नेक्स्ट आज हमारा लास्ट लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हमारा फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें हमें 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है फिजिकल, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ना है ऑप्टिकल, ठीक है। फिर पढ़ना है काइनेटिक प्रॉपर्टीज की, और लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम कवर कर लेंगे लास्ट क्लास आपका। तो पहला प्रॉपर्टी फिजिकल की बात करें, ठीक है। तो फिजिकल में क्या होगा भैया, पहला इसमें आता है फिल्टरेबिलिटी, फिजिकल में आता है फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी क्या होता है, दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी, दे कैन पास थ्रू, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उससे कॉलॉइडल्स पास नहीं करते, सिर्फ क्रिस्टल्स पास करते हैं, ठीक है। दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और थ्रू ऑर्डिनरी filter paper, ordinary filter paper, but cannot pass through ultra filter paper, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू ये पास नहीं करते, ठीक है। दूसरा इनका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है नेचर वाइज क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस नेचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर contain two phase dp and dm, कंटेन दो फेज कंटेन करते हैं, डीपी और डीएम को हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, सब जानते ही हम पहले से, ठीक है। तीसरा होता है विजिबिलिटी की बात करें, ठीक है। तो विजिबिलिटी के क्या बोलोगे, कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप, ठीक है। चौथा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो आरएलबीपी वगैरह हमने पढ़ा था ना, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो आरएलबीपी भी होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है कि जैसे ही आप क्या करोगे, आप कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करोगे तो ये चारों प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो जैसे देखो, मान लो एक कंटेनर ए लिया, इसमें मैंने सिर्फ डीएम लिया, क्या लिया, डीएम लिया। दूसरे कंटेनर में मैंने डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पे मैंने क्या लिया, डीएम प्लस डीपी, और डीपी में क्या ले रहा हूँ, डीपी में स्टार्च ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, स्टार्च, और इसको मैंने कंटेनर, और एक तरीका क्या है, लायोफिलिक है, क्या है, लायोफिलिक बनना है, तो ये बी कंटेनर माना। कंटेनर सी में मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर सी में डीपी और डीएम का मिलके मैं बना रहा हूँ गोल्ड सॉल्ट, क्या बना रहा हूँ मैं, गोल्ड सॉल्ट, तो इसको सी मानता। अगर मैं बात करूँ सरफेस टेंशन की, तो आपको पता होगा कि इनका और इनका तो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। ये क्या है, लायोफोबिक हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, लायोफोबिक होता है गोल्ड सॉल्ट मेरा, ठीक है, ये बताया भी था, लायोफोबिक। तो सरफेस टेंशन ए और सी और ए का तो बराबर होगा, लेकिन बी का सरफेस टेंशन क्या होगा, सबसे कम होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं, विस्कोसिटी की बात करूं, तो विस्कोसिटी में क्या होगा, बी का सबसे ज्यादा होगा, सी और ए का क्या होगा,
इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन चीज में मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कलर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कलर। लेट्स सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपका कलर। कलर की बात करूं तो कलर जो होगा वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहला बात क्या होता है, साइज एंड नेचर ऑफ कोलॉइड। साइज एंड नेचर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, वे ऑन ऑब्जर्विंग, वे ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर receiving the light, receiving the light, way on observer receiving the light। और तीसरा बात पे डिपेंड करेगा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ लाइट scattered by particle। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे क्या होता है, जैसे अगर मैं साइज को एक्सप्लेन करूं तो साइज को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे गोल्ड सोल में क्या पहला कलर क्या होता है, गोल्ड या रेड कलर का होता है वो, उसके बाद वो चेंज करता है पर्पल कलर में। ठीक है, उसके बाद वो चेंज करता है अपने आप को ब्लू कलर में, और उसके बाद वो फाइनली क्या होता है, गोल्डन कलर का होता है गोल्ड सोल। ठीक है, तो इनिशियली वो गोल्ड या रेड कलर, गोल्डिश रेड कलर का होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करोगे, उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, फिर वो पर्पल कलर में चेंज होता है ऑटोमेटिकली, फिर वो ब्लू कलर में, एंड फाइनली उसका जो कलर बनता है वो गोल्डन कलर बनता है। और दैट इज बिकॉज ऑफ इसका नेचर, क्योंकि इसका नेचर है गोल्ड सोल का, और उसका साइज के अकॉर्डिंग ये कलर चेंज होते हैं। ठीक है, अगर वे की मैं बात करूं तो वे में अगर मैं बात करूंगी तो जैसे मिल्क जो है, मिल्क जो है अगर उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट आप भेजोगे, क्या भेजोगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, आप रिफ्लेक्टेड लाइट भेजने से आपको कलर क्या मिलेगा, मिल्क सॉल्यूशन का ब्लू। और अगर ट्रांसमिटेड लाइट भेजोगे उसमें से, ट्रांसमिटेड लाइट भेजोगे, ट्रांसमिटेड लाइट भेजने से आपको रेड कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेड कलर का। तो ये एक तरीके से कलर एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है टिंडल इफेक्ट। क्या आता है, टिंडल इफेक्ट। आखिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम, पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग beam, when a strong and converging beam of light is passed through, of light is passed through, of light is passed through colloidal solution, colloidal solution, its path become visible, its path become visible। ठीक है, ये कैसा कलर का होता है, ब्लूइश कौन का होता है। ठीक है, सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाएगा ब्लूइश कौन, व्हेन व्यूड एट राइट एंगल, व्हेन व्यूड एट right angle, when viewed at right angle of light, right angle of light is known as Tyndall effect, is known as
Tyndall effect is known as Tyndall effect, and bluish cone visible, and bluish cone is visible, and bluish cone is visible is known as Tyndall कौन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल कौन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। बेसिकली जैसे सपोज करो ये कोई आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, ये कोई मेरा क्या है, लाइट सोर्स है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक कोन से पास कराया। ठीक है, एक कोन से पास कराया, सॉरी कौन बोल रहा हूँ मैं, एक लेंस के थ्रू पास करा रहा हूँ मैं। और ये लेंस क्या करेगा, यहाँ पे जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्स कर देता है पूरा एक। ठीक है, क्या कर रहे, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू, मतलब इसको एक कन्वर्जिंग बीम में बना देता है। ठीक है, सोर्स लाइट जो भी निकलेगा यहाँ से, ठीक है, लाइट जो भी निकलेगा, सॉरी उल्टा कर दिया था मैंने, लाइट जो भी निकला तो उसको एक बीम में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो कोन होता है इसी को हम बोलते हैं टिंडल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टिंडल कोन, जो ब्लू कलर का हमें दिखता है। और फिर ऊपर पे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप लगाते हैं 90 डिग्री पे। जी अगर ये 90 डिग्री पे नहीं होगा तो टिंडल इफेक्ट आप कर भी नहीं पाओगे। तो जस्ट इसके अपोजिट जो यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा, इसके जस्ट 90 डिग्री पे हम क्या रखते हैं, माइक्रोस्कोप रखते हैं। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो भी कोलॉइडल पार्टिकल होगा वो इस लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा, लाइट को क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा। ठीक है, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा और यहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर वो कोलॉइडल पार्टिकल है रियल में तो ही ये टिंडल इफेक्ट वो शो कर सकता है, अदरवाइज वो शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इस इफेक्ट को शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, हर कोलॉइडल सॉल्यूशन इसको शो नहीं करता। वो कंडीशंस क्या होती है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल ही टॉपिक है, तो आपको बस इनमें चीजें याद ही रखनी है और कुछ है नहीं ऐसा। बट बिलीव मी, एक बार आपको चीजें समझ में आ गई, याद में रहेगी, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन टिक करके आओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनता। जनरली बच्चा इस चैप्टर को छोड़ देता, थोड़ा बोरिंग है, बट बिलीव मी फोकट के 4 मार्क्स आपको दिला के जाएगा जेई मेंस और एडवांस में ही आपको। ठीक है, क्या होगा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, पहला कि डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, डायमीटर ऑफ colloidal particle is not much smaller than the wavelength of light यूज। ठीक है, जो लाइट यूज करोगे, ठीक है, उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ से। ठीक है, अदरवाइज वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल डायमीटर इसके लाइट के वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम differ widely in magnitude, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी डिफर होना चाहिए इनका, तभी क्या हो सकता है, टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। तो दिस इज योर ओवरऑल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम टिंडल इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है, कोई लाइट बीम सोर्स को हम एक लेंस के थ्रू पास करते हैं, उसको बीम में कन्वर्ट करता है, और जैसे बीम में कन्वर्ट करेगा टिंडल कोन मिलेगा जो ब्लूइश कलर का होता है। और ये बीम जो होगा इस यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल के थ्रू टकराएगा, तो वो कोलॉइडल पार्टिकल क्या करेगा, स्लाइड को स्कैटर कर देगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है काइनेटिक प्रॉपर्टी। क्या होती है काइनेटिक प्रॉपर्टी? काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्राउनियन मूवमेंट इसी में आता है मेरा। क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है भैया, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, जिगजैग
motion of colloidal particle, zigzag motion of colloidal particle is known as Brownian movement। ठीक है, मतलब पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, तो जिगजैग मोशन में जो जा रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और यही मोशन इनके लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल। यही मोशन की वजह से क्या होता है, सोल की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है तो समझो बात को थोड़ा, जस्ट अ मिनट। Electrophoresis, the movement of colloidal particle, the movement of colloidal particle under the influence of, एक मिनट होल्ड करना, सो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज known as इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को समझाऊंगा बट मैं लिख देता हूँ। इफ द मूवमेंट ऑफ कैटायन टेक्स प्लेस, इफ द मूवमेंट ऑफ कैटायन टेक्स प्लेस then it is known as कैटाफोरेसिस। ठीक है, और सेम इफ मूवमेंट ऑफ एनाइन टेक्स प्लेस, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, टेक्स प्लेस देन इट इज़ नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस। ठीक है, होता क्या है, समझो बात को। ठीक है, इसको हम जैसे डायग्रामेटिकली में समझाऊं मैं, कि मान लो जैसे ये चैम्बर लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया एनोड और यहाँ पे बनाया मैंने कैथोड। दिस इज योर कैथोड। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है, और दिस इज योर, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, कैथोड नेगेटिव चार्ज हम ले रहे हैं, और एनोड मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे
एनोड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इसको आप क्या कर रहे हो, उसको डिसॉल्व कर रहे हो कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो मेरे लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, सपोज करो कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया मैंने, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन किसका लिया मैंने, FeOH थ्राइस का मैंने लिया। अब FeOH थ्राइस में आपको याद होगा FeOH थ्राइस कैसे बनता है, और इसको FeCl3 मैंने क्या किया, डिसॉल्व किया। तो आपको याद होगा FeOH थ्राइस के ऊपर क्या होता था, Fe+3 का चार्ज आ जाता था तो पॉजिटिव आता था, तो पॉजिटिव वाला मूवमेंट कहाँ करेगा, यहाँ पे। तो दिस इज नथिंग बट एनाफोरेसिस, क्योंकि यहाँ पे सॉरी कैटायन का मूवमेंट हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, कैटायन का मूवमेंट हो रहा है, Fe+3 रहता था इसके ऊपर, तो ये कैथोड के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एनाफोरेसिस हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बेसिकली कुछ नहीं, अगर कोलॉइडल पार्टिकल में भी किसका, डिस्पर्स फेस का अगर मूवमेंट होता है, डिस्पर्स फेस का मेरा मूवमेंट हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और जिसमें भी अगर कैटायन मूवमेंट कर रहा है कैथोड के पास, सी वाला सी के पास जाएगा, ए वाला ए के पास जाएगा, कैटायन कैथोड के पास जा रहा है तो कैटाफोरेसिस, एनायन एनोड के पास जाएगा तो एनाफोरेसिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, देखो वहाँ यहाँ पे डिस्पर्स फेस का होता है, लेकिन यहाँ मूवमेंट होगा डिस्पर्सन मीडियम का। तो आपको याद होगा ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया था कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, ये होता था ऑस्मोसिस। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का, बट सॉल्वेंट पार्टिकल का आप जगह बोल सकते हो कि डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट होगा, और विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली होता है, ऑस्मोसिस है तो मेम्ब्रेन तो लगेगा, थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन and not of the particle of dp, डिस्पर्स फेस का नहीं होता है, that is colloidal particle under the influence of applied electric field is known as electroosmosis। बस इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इसी कोलॉइडल पार्टिकल हम एक सेमी परमेबल, डायग्राम आप बना लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल देता हूँ, और यहाँ पे वही या तो कैटायन का मूवमेंट होगा तो एनायन का मूवमेंट होगा, लेकिन उसमें भी किसका होगा, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होगा, डिस्पर्सन मीडियम का, ठीक है बेटा। तो ठीक है, इसमें एक और पॉइंट, इफ पार्टिकल ऑफ DM move towards cathode, particle of DM move towards cathode terminal, then Sol particle also carry नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जो किसी सोल का जो पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो मतलब जो किसी सोल में जो चार्ज होगा वो ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, जो डीएम का चार्ज होगा वही सोल का चार्ज होगा। मतलब डीएम अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसका मतलब पूरे सोल में भी क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्पर्सन मीडियम जाएगा, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स पे एज इट इज वहीं पे रह जाता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है। कौन कौन से सोल या कौन कौन से सोल पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से कोलॉइडल सोल नेगेटिव होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो पॉजिटिव चार्ज सोल, नेक्स्ट होता है मेरा नेगेटिव चार्ज सोल। पॉजिटिव चार्ज सोल
नेगेटिव चार्ज सोल, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है होप और इसका शॉर्ट फॉर्म है MSN। होप मतलब आशा, ठीक है। H मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या कंटेन करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल सल्फेट जो होंगे, मेटल सल्फेट जो होंगे वो सारे क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज करते हैं। जैसे हाइड्रेटेड मेटल, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जैसे सपोज करो जितने भी हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या होते हैं मेरे? पॉजिटिव होते हैं। जैसे FeOH थ्राइस डॉट XH2O, ठीक है, AlOH थ्राइस डॉट XH2O। तो बेसिकली ओवरऑल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड रहेगा तो वैसे बात है उस पर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसमें बात करूँ सल्फाइड्स ऑफ मेटल, ठीक है, सल्फाइड्स ऑफ मेटल, सल्फेट्स की बात नहीं करा, सल्फाइड्स की बात करा। सल्फाइड्स ऑफ मेटल जितने भी रहते हैं सारे सारे वो होते हैं, जैसे AS2S3, ठीक है, SB2S3, ठीक है। और मेटल लाइक कुछ भी, मेटल लाइक AU, AG और PT, ये सारे के सारे क्या चार्ज है? सल्फेट्स तो कौन से मेटल के? देखो मेटल के जैसे AU, AG, PT ये सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। और सल्फेट्स की बात करो तो किसके? मेटालिक सल्फेट्स की बात करो तो ये एग्जांपल हो जाएंगे जो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं मेरे? कंटेन करते हैं, ठीक है बेटा। और एग्जांपल बात करेंगे, जैसे और एग्जांपल हो जाएगा इसमें मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव में एग्जांपल की और बात करूँ तो मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा, TiO2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में मतलब इसी में लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव में। और एक होता है बेसिक डाई स्टफ, बेसिक डाई स्टफ, ठीक है। मिथिल ब्लू, ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे? पॉजिटिव चार्ज से होता है। और हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है आपका ये ब्लड, ठीक है, ब्लड जो होता है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एसिड डाई स्टफ क्या होता है? नेगेटिव। एसिड डाई स्टफ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज सोल होता है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो स्टार्च का, गम का, क्ले वगैरह, क्ले चारकोल, ठीक है। कौन सा? सिंपल क्ले नहीं, क्ले चारकोल की बात कर रहे हैं। सारे के सारे क्या होते हैं मेरे? नेगेटिव चार्ज सोल होता है, ठीक है। यहाँ तक आए हो सब बेटा, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है आपके टॉपिक में। ठीक है। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बात करें तो जैसे क्या होता है, जैसे सपोज करो AgNO3 में आप ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हो? Ki डाल रहे हो, तो प्रेसिपिटेट तो क्या बनेगा भैया? AgI का बनेगा। लेकिन चार्ज ऊपर में क्या आएगा? चार्ज ऊपर में आएगा पॉजिटिव। तो जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा, जैसे Ag प्लस एक्सेस में प्रेजेंट तो ऊपर में आएगा। और अगर मैं बात करूँ Ki को अगर आपने AgNO3 में मिक्स किया तब क्या आएगा? प्रेसिपिटेट अभी भी AgI का बनेगा, लेकिन अब एक्सेस में क्या है? I माइनस है, तो I माइनस क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में?
होता क्या है, डबल लेयर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये कोई सोल पार्टिकल है आपके पास, क्या है, कोई सोल पार्टिकल है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो सोल पार्टिकल लायोफोबिक है, क्या है, लायोफोबिक की बात करें हम तब से, और इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने आपको लायोफिलिक अटैच कर दिया, क्या कर दिया, लायोफिलिक अटैच कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस लायोफिलिक तो कुछ कर नहीं पाएगा, और सपोज करो लायोफिलिक पे चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज मान लो ये अपने ऊपर ले आता है, क्या करता है ये, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है, ठीक है। सोल पार्टिकल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी माय मिस्टेक, सोल पार्टिकल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि सोल पार्टिकल, तो ये जो लायोफोबिक है और उसके इधर मैं क्या बना लेता हूँ, जैसे लायोफोबिक है उसके ऊपर आ जाएगा लायोफिलिक, ये जो चार्ज आ जाएगा, माय मिस्टेक, लायोफिलिक का ही ये चार्ज आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। थोड़े बहुत जो भी चार्ज होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे। और लायोफिलिक क्या करेगा, डीएम को अपने ऊपर में कर लेता है, डीएम को अपने ऊपर में ले आ जाता है, ठीक है। डीएम को क्या कर लेता है, अपने ऊपर ले आता है। तो डीएम का जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज, जो भी वाला नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल होगा ना वो अपने ऊपर ले आएगा, और इस तरीके से क्या करता है, इस पूरे चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो लायोफिलिक क्या करेगा, लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक अटैच हो जाएगा, तो उसके ऊपर, और लायोफिलिक के ऊपर क्या आ जाता है, डायरेक्ट डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम अपना चार्ज लगा देता है, और इस तरीके से क्या करता है, ये पूरे सोल को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाला जो लेयर होता है, पहला लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, प्राइमरी लेयर। ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा ये, और इसको आप फिक्स्ड लेयर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फिक्स्ड लेयर बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेयर, क्या बोलते हैं हम इसको, सेकेंडरी लेयर बोलते हैं, या डिफ्यूज्ड लेयर भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो, डिफ्यूज लेयर। अब ये कौन ये किसके थ्रू आता है, ये आता है लायोफिलिक के कहने पे, डिस्पर्सन मीडियम अपना चार्ज यहाँ पे पूरा लायोफिलिक को घेरता है, और इस तरीके से हम इस पूरे कोलाइडेड पार्टिकल को, सोल पार्टिकल क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस electrical double layer, this electrical double layer is known as Helmholtz electrical डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज का सेपरेशन है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा, इसका मतलब इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन fixed layer and diffuse layer and diffused layer due to separation of charge, is known as zeta potential, or electrokinetic potential, or electrokinetic potential, and it is responsible for stability of soul. It is responsible for stability of soul. आई बात समझ सबको, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, और इसी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीटा
पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरा कोगुलेशन ऑफ सोल, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था मेरा इसमें किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कोगुलेशन ऑफ सोल। कोगुलेशन ऑफ सोल। अब कोगुलेशन ऑफ सोल का मतलब क्या है, तो आपको याद होगा पेप्टाइजेशन में हम क्या करते थे, पहले प्रेसिपिटेट को तोड़ तोड़ के हम कोलॉइडल पार्टिकल बनाते थे। अब उल्टा होगा, कोलॉइडल पार्टिकल को जोड़ जोड़ के हम प्रेसिपिटेट बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन ऑफ सोल। जस्ट रिवर्स चलना रहता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय मीन्स विच ऑफ पार्टिकल, प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ which particle of dispersed phase are converted into precipitate is known as कोगुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इफ पार्टिकल ऑफ सोल, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो बातें हैं। जब अब आप क्या कर रहे हो, डिस्पर्स पार्टिकल को आप जोड़ के प्रेसिपिटेट बना रहे हो सकता है अगर वो सेटल डाउन हो गया नीचे तो ठीक है, तो उसको कोगुलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वो तैरने लग गया ऊपर, डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर तैरने लग गया, जुड़ के फिर भी वो डूब नहीं रहा है, तो उसको फ्लॉकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्लॉकुलेशन, ठीक है। इफ पार्टिकल ऑफ सोल आर floating above dispersion medium, then it is known as फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लॉकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कोगुलेशन का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस नाम जान के रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कर सकते हो, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। दूसरा हो सकता है बॉइलिंग से भी कर सकते हो, कंटिन्यूस बॉइलिंग कर दो, ठीक है। तीसरा जो होता है बाय कंटिन्यूस डायलिसिस, चौथा जो हो जाएगा बाय एडिंग चौथा हो जाएगा बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज, चार्ज। पांचवा क्या होता है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। ठीक है, अच्छा इसमें लायोफोबिक लायोफिलिक छोड़ दो आप, एक काम करो 1 मिनट के लिए, बस कुछ नहीं। अगर सोल पार्टिकल के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आया और इसको आपने क्या किया, इस यहाँ पे समझो फिर से एक बार, यहाँ पे क्या किया, सोल पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और डीएम इसको इन तरीके से घेर लिया, जैसे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है ना, उस तरह से डिस्पर्शन मीडियम इनको घेर लिया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 डबल लेयर प्रोड्यूस हो जाता है। इसी डबल लेयर को हेल्महोल्ट्ज लेयर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए ये है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, कोगुलेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, इसका एक सर्टेन रूल होता है, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के लिए किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना ताकि आपको कोगुलेशन हो जाए, तो इसका एक रूल होता है जो साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम था हार्डी-स्कल्ज रूल, हार्डी-स्कल्ज रूल, ठीक है। हार्डी-स्कल्ज रूल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, ओनली अपोजिटली चार्ज आयन, ओनली oppositely charged ion will be effective in coagulation
ऑफ सोल, ठीक है। क्या होगा, दो अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट चार्ज है कोलोइडल सोल के और तब ऐड कर रहे हो तभी तो अटैच्ड होगा, अटैच हो के क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, तभी कोगुलेशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए, जो कोलोइडल सोल का चार्ज होना चाहिए उसके जस्ट अपोजिट चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, तभी कोगुलेशन पॉसिबल। तो नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, हायर इज द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, higher is the valency of active ion, higher is the valency of active ion, more will be its coagulation, more will be its coagulating power, and smaller will be coagulating वैल्यू, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कोगुलेटिंग पावर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। होता क्या, जैसे सपोज इसको समझाने के तौर पे मैं बोलूं कि जैसे सपोज करो मैंने नेगेटिवली चार्ज सोल लिया, नेगेटिव चार्ज सोल लिया मैंने, सपोज करो नेगेटिव चार्ज सोल है और वो भी मैंने क्या किया, 1 मोल लिया, ठीक है। लेकिन मैंने चार्ज फिक्स कर दिया और ये 1 मोल लिया मैंने, कितना लिया, 1 मोल, और 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना लिया, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सपोज करो अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको फिक्स नहीं किया, लेट इट बी, मैंने इसको कोई फिक्स नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं नेगेटिव चार्ज मैंने फिक्स किया, अमाउंट उसका फिक्स नहीं किया, और मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ, सपोज करो Na+Mg+2 और Al+3, क्या हो रहा है, Al+3। तो यहाँ पे सपोज करो सबको मैंने 1 मोल लिया है, तो क्या होगा, देखो ये जो Na+ है इसके कितने मोल को करेगा, 2 मोल को, 1 मोल को करेगा कोगुलेशन, ये Mg+2 कितने मोल को करेगा, इसके 2 मोल को कर लेगा, और ये Al+3 कितना करेगा, 3 मोल को इसको कोगुलेशन करेगा, 3 चार्ज है ना, तो 3 मोल को कोगुलेट कर सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो अब यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब समझा रहा हूँ कि पावर तो मतलब नेगेटिव चार्ज, भाई जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर रहेगी। लेकिन अगर मैं कोगुलेटिंग वैल्यू की बात समझाने की कोशिश करूँ तो समझो बात को इधर कि भैया जितना अगर ये Na+ है तो इसके 1 मोल को कर देगा, इसका Mg+2 इसके कितने मोल को करेगा, इसके कितने मोल को करेगा, ये तो 1 है, तो यहाँ से आपको सिर्फ आधा ही मोल इसका यूज होगा, क्योंकि +2 चार्ज है तो आधा ही मोल इसका यूज हो पाएगा, और यहाँ पे कितना यूज हो पाएगा, 1/3 मोल ही यूज कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया। तो आप देख रहे हो कोगुलेटिंग पावर जो हो चुका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू हो चुका है। कोगुलेटिंग वैल्यू मतलब जब आपने अमाउंट फिक्स कर दिया तो उसका जो कोगुलेटिंग वैल्यू है, मतलब जितना अमाउंट मिलना चाहिए था, जितना उसका इसका पावर फिक्स करने के बाद अमाउंट इसका क्या हो चुका है, घट चुका है। इसका अमाउंट क्या, सॉरी, इसका अमाउंट फिक्स करने के बाद इसका कोगुलेटिंग वैल्यू क्या हो गया, जो अमाउंट मुझे मिल रहा था प्रेसिपिटेशन का वो घट गया। इनिशियली जब मैंने फिक्स नहीं किया तो 1 मोल मिल रहा था, इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहा था, इसके 1 मोल से 3 मोल मिल रहा था। लेकिन जब इसका अमाउंट फिक्स कर दिया तो पावर तो सेम है लेकिन वैल्यू क्या हो चुकी है, घट चुकी है। तो आप बोल सकते हो इस तरीके से कि कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बस कुछ ही देर का आपका टॉपिक बचा है, खत्म होने वाला। आई नो इट्स वेरी बोरिंग, बट क्या करें, जेईई और नीट करना है तो आपको ये थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ मानता हूँ थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट हो जाएगा बस, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन से होते हैं याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज सोल कौन कौन सा है जिसका, जैसे FeCN6 का पावर 4-, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा, कोई नेगेटिव चार्ज सोल है तो उसमें सबसे ज़्यादा इसकी कोगुलेटिंग पावर होगी, उसके बाद होगा PO4 3- का होगा, उसके बाद होगा SO4 2- का होगा, और उसके बाद Cl- का। तो नेगेटिव चार्ज सोल, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सोल है
पॉजिटिव चार्ज सोल है तो जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका होता है। अगर नेगेटिव चार्ज सोल की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, नेगेटिव चार्ज सोल की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, Al+3 का होगा, फिर Mg+2 का होगा, फिर Na+ का होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूँ कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ electrolyte, minimum millimoles of electrolyte which must be added in sol, which must be added in sol, which must be added in sol in order to bring coagulation of, in order to bring coagulation of 1 liter of sol, 1 liter of sol is known as CV, कोगुलेटिंग वैल्यू। मतलब कम से कम मिनिमम मोल्स मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया ताकि कम से कम आपका 1 लीटर ऑफ जो भी कोगुलेशन कोलाइडल सोल है वो क्या हो जाए, कोगुलेट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू। तो आपको याद होगा Na+ का कितना मिलीमोल्स यूज हो रहा था 1, लेकिन जैसे ही आप Mg+2 में जा रहे हो, कोगुलेटिंग पावर हाई हो गई, तो उसका कितना मोल यूज हो रहा था, आधा मोल यूज होगा, और इसका 1/3 मोल यूज होगा। तो यही कोगुलेटिंग वैल्यू होती है, समझ में आएगा। अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड समथिंग उसी जैसा ही है, ठीक है। होता क्या है, इसको मुझे कोलॉइड पार्टिकल को क्या करना है, जैसे सपोज करो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने लायोफोबिक बनाया, क्या बनाया, लायोफोबिक बनाया। लायोफोबिक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक लायोफिलिक ऐड कर दिया, क्या कर दिया, लायोफिलिक ऐड कर दिया, ठीक है। तो लायोफिलिक का जो भी चार्ज होगा उसको कौन बैलेंस कर देगा, डिस्पर्सन मीडियम बैलेंस कर देगा। कौन बैलेंस कर देगा, डिस्पर्सन मीडियम। तो लायोफिलिक अपने ऊपर आपने क्या किया, लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक ऐड कर दिया, तो एक ऐसा लेयर बना देगा, और ये भी इसके ऊपर। और लायोफिलिक क्या करता है, सॉल्वेंट लवर होता है, तो वाटर को अपने आसपास खींच के इसको पूरे तरीके से क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल, द प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक सोल, the property of lyophilic soul to prevent or protect lyophobic soul to prevent or protect lyophobic soul from coagulation। अब एक बात बताओ, जब इतना लेयर और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसका कोगुलेशन हो पाएगा, लायोफोबिक का हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम कोगुलेशन इज नोन एज प्रोटेक्शन, इज नोन एज प्रोटेक्शन, एंड सोल यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एंड सोल यूज्ड फॉर दिस purpose, and soul used for this purpose is known as protective colloid, is known as protective colloid बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गोल्ड नंबर का, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या होता है, द पावर ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब power protecting colloid to prevent the coagulation of lyophobic is expressed in terms of a number is known as, बेसिकली आप बोल सकते हो क्या होता है गोल्ड नंबर। क्या होता है कि एक्चुअली हम लायोफोबिक का जो प्रोटेक्शन पावर देखते हैं उसको, लायोफोबिक का जो प्रोटेक्शन पावर होगा, कौन प्रोटेक्ट करता है इसको, लायोफिलिक, और उस प्रोटेक्शन पावर को एक नंबर से हम जनरेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, मतलब इसके प्रोटेक्शन पावर को, लायोफोबिक सॉल्यूशन के जो प्रोटेक्शन पावर को जिस नंबर से हम डिनोट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर, ठीक है। तो होता क्या है, द पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव
colloid to prevent the coagulation, to prevent the coagulation of lyophobic sol, of lyophobic sol is expressed in terms of number, is expressed in terms of number known as gold number, ठीक है, and it is defined as weight of protective weight in milligram mg of protective colloid, of protective colloid। अब प्रोटेक्टिव कॉलॉइड कौन है यहाँ पे? लायोफिलिक है, यही तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड विच मस्ट बी एडेड इन, विच मस्ट बी एडेड इन 10 ml of red gold sol, so that no coagulation of gold sol takes place, ठीक है, टेक्स प्लेस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हम गोल्ड नंबर किससे जनरेट होता है? गोल्ड नंबर होता है भाई 10 ml रेड गोल्ड सोल में आपने कितना मिलीग्राम ऐड किया प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का, बेसिकली लायोफिलिक कॉलॉइड का, और वो जो वेट होता है वही मेरा क्या होता है? गोल्ड नंबर होता है। तो याद रखना गोल्ड नंबर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोटेक्टिव पावर। अगर इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज ज़्यादा है तो उसका गोल्ड नंबर क्या होगा? बहुत कम होगा, उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है? कम होती है, वो कम प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा चैप्टर क्या होता है बेटा? फिनिश होता है, ठीक है। यहाँ से हम फिजिकल केमिस्ट्री हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। एंड बस मेरे सजेशन ये होगा संडे टू संडे रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर हमेशा बनाते रहिए, पूरे क्वेश्चन बनाइए 3-4 बार एटलीस्ट, दिसंबर आते आते या सिलेबस खत्म होते होते आपका 3-4 बार पूरा प्रीवियस ईयर 30-42 ईयर्स का जेई का या नीट का आपका पूरा बना होना चाहिए। इसलिए से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस साल की जर्नी हमारी यहाँ तक ख़त्म होती है। अब जो भी हम मिलेंगे वो रिवीजन के टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आई थिंक सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर केमिस्ट्री बचा है तो उस समय हम करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।